जय हिंद। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है ना दोस्तों। अब इस वीडियो में हम समझेंगे जो रिसेंटली G20 के समिट हुए ना इंडोनेशिया के शहर बाली में, इसमें वर्ल्ड लीडर्स ने किस इश्यूज़ के किस मुद्दों के लेके ज़्यादा फोकस किया है ना दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी किसी भी टाइम के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है। देखिए दोस्तों, जो G20 है ना, G20 का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। अब इस ग्रुप ऑफ 20 नेशंस में कितने देश आते हैं? 19 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन अलग संगठन है दोस्तों, इसको कंट्री मत मानिए। इसमें 27 नेशन स्टेट्स आते हैं, कंट्रीज आते हैं। ये एक अलग संगठन है, ये हम किसी बात के वीडियोस में देखेंगे। अब जो ये G20 है ना दोस्तों, ये है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसको बनाया था 1999 में, है ना दोस्तों। अब करंटली इसमें 19 कंट्रीज़ है। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, इसको याद रखिए। 19 कंट्रीज़ हैं एंड यूरोपियन यूनियन है। एंड ये किस चीज़ के लिए बनी थी? दुनिया में टू मैनेज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज के लिए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कि किसी भी टाइम अगर पूरी दुनिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ना, उस चीज़ को ये मैनेज करेंगे। क्लाइमेट चेंज को लेके ज़्यादा कंसर्न रहेंगे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, है ना फ्रेंड्स। अब ये जो G20 है ना दोस्तों, इसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों आते हैं। अगर आप G7 की बात ले लो ना, G7 में खाली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आते हैं। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आते हैं, वो हम किसी बात के वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे, है ना दोस्तों। अब ये जो G20 है ना दोस्तों, इसमें ये जो G20 है ये 80 to 90% ऑफ ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट, पूरी दुनिया के 80 से 90% GWP को हैंडल करते हैं। फर्स्ट ये हुआ। सेकंड हुआ कि दोस्तों ये इंटरनेशनल ट्रेड को 60 to 70%, सॉरी यहाँ परसेंट है, 60 to 70% इंटरनेशनल ट्रेड को ये हैंडल करते हैं। एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि 3 में से 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी G20 के कंट्रीज़ में बसते हैं, है ना दोस्तों। अब ये कुछ G20 के 19 कंट्रीज़ के नाम है, आप देख सकते हैं। अगर आप नक्शे के हिसाब से देखेंगे ना, अब देखिए दुनिया के बड़े बड़े मेजर इकोनॉमीज़, बड़े बड़े कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल कनाडा, यूएस, रशियन फेडरेशन, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सारे बड़े बड़े इकोनॉमीज़, बड़े बड़े कंट्रीज़ इस G20 में फॉल करते हैं। और आप देख सकते हैं नक्शे के हिसाब से दुनिया की, यानी रियली इट्स एन अमेजिंग ग्रुप, है ना दोस्तों। दुनिया के आधी दुनिया इसी G20 में ही आते हैं। अभी जो रिसेंटली G20 का समिट हुआ है इंडोनेशिया के शहर बाली में, ये 17th G20 समिट है। ये याद रखिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 17 G20 समिट है और ये हुआ है इंडोनेशिया के शहर बाली में। आप नक्शे में, आप मैप में आप देख सकते हो, ये साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री आता है इंडोनेशिया। यहाँ एक शहर है बाली, यहाँ हुआ है G20 के 17 समिट। वर्ल्ड लीडर्स यहाँ जमा हुए, इंपॉर्टेंट इशूज़ पे डिस्कस हुआ, किन किन मुद्दों पे बात हुआ ये हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं G20 के 18 समिट। ये जो हुआ है रिसेंटली इंडोनेशिया में, ये है 17। अब नेक्स्ट 2023 में होगा 18 समिट। अब ये कहाँ होगा, ये बात ज़रूरी है। हमारे देश में न्यू दिल्ली में होगा 18 G20 समिट। इसमें भारत सरकार ने अभी से लोगो तैयार किया है G20 2023 के लिए। आप देख सकते हो G20 भारत इंडिया 2023 यहाँ लिखा भी है ना दोस्तों। अब मैं इसमें और एक बात ऐड कर दूँ ना दोस्तों, रिसेंटली जो G20 हुआ है ना बाली शहर इंडोनेशिया में, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी ने अपना प्रेसिडेंसी भी अपने हाथ में ले ली है नेक्स्ट ईयर G20 2023 के लिए। अब ये G20 हुआ ना दोस्तों, ये रिसेंटली जो इंडोनेशिया में हुआ, इसके मेजर 3 एजेंडास हैं। एजेंडा ज़रूरी है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किन किन मुद्दों पे बात हुआ है? ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजैक्शन। अब ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पे क्यों बात हुआ कि जो रिसेंटली कोविड-19 का क्राइसिस हुआ था ना, पूरी दुनिया में लॉकडाउन में चले गए थे, हेल्थ सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे ना। इससे क्या हुआ, वर्ल्ड लीडर्स ने इस चीज़ को नज़र में रखते हुए, अगर फ्यूचर में किसी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई क्राइसिस आते हैं कि भाई हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, और पूरी कंट्रीज़ को ये चेतावनी दे कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात हुआ भाई कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई डिजिटल के ज़माने में क्या हो रहा है ना दोस्तों, लोग अब डिजिटली एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस चीज़ को ग्लोबल इकोनॉमी में हम कैसे इंक्लूड करेंगे ताकि ग्लोबल इकोनॉमी आज से अब से जो आने वाले ज़माने में और भी तेज़ी से बढ़े। ये हुआ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में
एजेंडा ऑफ G20 2022 सेकेंड एजेंडा। अब थर्ड एजेंडा में क्या होना दोस्तों, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजेक्शन। क्लाइमेट चेंज को नज़र में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन को नज़र में रखते हुए सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजेक्शन था G20 समिट 2022 का तीसरा एजेंडा, कि भाई क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कंट्रीज़ को इस चीज़ के लिए बोला गया कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी होता है ना भाई, जो रिन्यू कर सकते हैं हम दोबारा से फिर से मतलब उसको बना सकते हैं और इन्वायरमेंट में किसी भी हानिकारक ना हो, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजेक्शन, इसका जो मेजर एजेंडा 3 इस चीज़ को बात की गई G20 समिट 2022 में। अब ये जो 3 एजेंडा जो मैंने बोला ना दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस चीज़ को याद रखिए। अब इसमें क्या हुआ ना दोस्तों, नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ गए हुए थे। इन्होंने अपने स्पीच में खड़े होते हुए 3 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया। फर्स्ट इन्होंने बोला कि भाई जो यूक्रेन और रशियन वार है ना, अब ये दोस्तों देखिए यूक्रेन और रशिया जो है ना, जो अभी वो युद्ध में है, इस पे जो है ना बात करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि भाई जो यूक्रेन का वार जो है ना वो सीज़ फायर होना चाहिए और डिप्लोमेटिक तरीके से होना चाहिए। जो हमारे इंडिया जो है ना दोस्तों, मतलब डिप्लोमेसी पे हमें, फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी ये एक मेजर कंसर्न होता है ना। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो यूक्रेन का वार है ना, इसको जल्दी से जल्दी सीज़ फायर कर देनी चाहिए। इस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर जी ने एक एग्जांपल देते हुए कहा कि द्वितीय युद्ध में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिन लीडर्स ने एफर्ट किया था वर्ल्ड के पीस के लिए, अब इन्होंने कहा कि अब हमारा टर्न है कि हमें वर्ल्ड के पीस के पाथ को पकड़ना चाहिए और ये यूक्रेन रशियन वार को जल्दी से जल्दी सीज़ फायर कर देनी चाहिए और डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देनी चाहिए। इनका ये पहला मेजर फोकस था। दूसरा इनका क्या था ना दोस्तों, कि इन्होंने कहा कि जो ये सस्टेनेबल फार्मिंग जो है ना, सस्टेनेबल फार्मिंग कर देनी चाहिए, कि हमारे ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है ना उसको पॉपुलराइज़ कर देनी चाहिए। इन्होंने मिलेट्स के एग्जांपल देते हुए इन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर से हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएंगे पूरी दुनिया में, और इन्होंने कहा कि मिलेट जो है ना वो एक ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है, इसको है ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज़ करना चाहिए। इस चीज़ को बोलते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग जो है इनका सेकंड कंसर्न था। थर्ड इन्होंने क्या कहा कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी हो, इनका मेजर कंसर्न था कि भाई दुनिया में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन करते हैं ना दोस्तों। अभी जो रशिया और यूक्रेन युद्ध में है, तो वेस्ट के कंट्रीज़ क्या करते थे, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहते थे। इन्होंने इस बात को समझते हुए कहा कि किसी भी एनर्जी सिक्योरिटी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई फॉर एग्जांपल इंडिया अगर रशिया से ऑयल ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें किसी भी चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि 2030 तक यानी 2030 तक इंडिया जो है ना कंप्लीट हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पूरा बढ़ावा दे रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से हम बढ़ाना चाहिए। इसको बात करते हुए इनके 3 मेजर कंसर्न थे इस G20 के समिट में। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बस बने रहे मेरे साथ। बस किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण पाथ होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।